बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड थेरापेटिक इंटरवेंशंस पे है। इसका लेक्चर 1 हम कवर कर चुके थे। उसके बाद हमने लेक्चर 2 स्टार्ट किया था जो कि अल्टर्ड मूड स्टेट्स पे था। उसके अंदर 2 डिसऑर्डर्स हमने पढ़ने थे। डिप्रेशन डिसऑर्डर ए था, वो हम कवर कर चुके थे। उसके बाद हमने डिसऑर्डर बी स्टार्ट किया था, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर का पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी डिसऑर्डर को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 3 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब मैं आप लोगों को पार्ट 1 पढ़ा रही थी बाइपोलर डिसऑर्डर का, तो उसमें मैंने आप लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर की इंट्रोडक्शन, इसकी इटियोलॉजी, इसके इंसिडेंट्स और कुछ मेनिया के और कुछ डिप्रेसिव जो सिम्टम्स थे वो मैंने आप लोगों को समझाए हुए थे। उसके बाद लेक्चर 2 के अंदर मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया पढ़ाई थी कि DSM-5 की क्राइटेरिया क्या है मेनिया के लिए, हाइपोमेनिया के लिए और डिप्रेसिव जो डिसऑर्डर है उसके लिए। वो जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इनके असेसमेंट के बारे में कि अगर पेशेंट आ जाता है हमारे सामने तो उस पेशेंट के अंदर कौन कौन सी ऐसी अलामात होंगे कि जिनको देख के हम पहचान जाएंगे कि ये हाइपोमेनिया की हालत में है, मेनिया की हालत में है या डिप्रेसिव डिसऑर्डर की हालत में है। तो सबसे पहले यहाँ पे असेसमेंट लिखी गई है हाइपोमेनिया के लिए। हाइपोमेनिया के लिए क्या होते हैं या किस तरीके से हम असेस कर सकते हैं, तो लिखा है टॉक्स एंड जोक्स incessantly, लाइफ ऑफ द पार्टी डिमांड कांस्टेंट अटेंशन। वो बंदा क्या करेगा कि वो बहुत ज़्यादा जो है इंसेसेंटली कहते हैं लगातार वो बोलेगा, लगातार वो जोक्स करेगा। उसकी जो लाइफ होती है वो लाइफ ऑफ पार्टी होती है। हमेशा जो है वो जोक्स करता और खुश होता रहता है और दूसरों से वो कॉन्स्टेंटली अटेंशन चाहता है। ट्रीट्स एवरीवन विद फेमिलियरिटी ऑफन क्रूड। क्या होता है कि हर किसी के साथ फेमिलियरिटी शो करता है, हर किसी के साथ ऐसे वो मिलता है, ऐसे बिहेव करता है कि जैसे कि वो पहले से उसे जानता हो। और ज़्यादातर क्रूड होता है। क्रूड मीन्स के इनकॉर्टेसी शो करता है, रिस्पेक्टफुल नहीं होता। सेक्सुअल टॉक ऑफन इनएप्रोप्रिएट एंड ऑप्शंस प्रपोज टू स्ट्रेंजर्स। अब देखिए कि ज़्यादातर सेक्सुअल टॉक जो कि इनएप्रोप्रिएट होते हैं तो वो ये लोगों के सामने ऐसे बातें कर देते हैं जो कि एक नॉर्मल बंदे के लिए एम्बेरसमेंट वो फीलिंग होती है उन बातों से। तो ये इनको उस चीज़ की नहीं समझ होती, इसीलिए ये इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल टॉक करते हैं जो कि ज़्यादातर ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस मीन्स के गैर अखलाकी होते हैं और स्ट्रेंजर्स को प्रपोज करना, ये सारी चीज़ें ये करते रहते हैं। टॉक इज़ फ्रेश फ्लाइट्स फ्रॉम द टॉपिक टू टॉपिक। इनकी हर बात जो है वो कोई भी नई बात जो है ये स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनके वो फ्लाइट्स ऑफ थॉट होती हैं इनके जहन में। इनके जो थॉट्स होते हैं उन वो एक सोच से दूसरे सोच, फिर तीसरा सोच, इस तरह एक कोई सोच इनके जहन में कंप्लीट नहीं हुआ है कि दूसरा सोच स्टार्ट हो जाता है, फिर तीसरा। तो इस तरह टॉपिक टू टॉपिक ये अपनी बातें चेंज करते रहते हैं। फुल ऑफ पेप एंड ह्यूमर। ये बहुत ज़्यादा पेप कहते हैं हाई कॉन्फिडेंस को, बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फिडेंस की हालत में होते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल इनकी बहुत हाई होती है और हमेशा मजाक करते रहते हैं। फुल ऑफ ह्यूमर होते हैं, यूफोरिया में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और सोशेबिलिटी में होती है, बहुत ज़्यादा सोशल हो जाते हैं हर किसी के साथ। देख के अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि हर किसी को, स्ट्रेंजर्स के साथ भी ये फेमिलियरिटी शो करते हैं। उसके बाद है कि इन्फ्लेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एंथोजियाज़म। बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका इन्फ्लेटेड होता है और बहुत ज़्यादा जज्बाती भी होते हैं, एंथोजियाज़म इनमें होता है। मैनी प्लान्स टू बिकम रिच एंड फेमस। और अपने जहन में बहुत सारे ऐसे प्लान बना रहे होते हैं कि हम इस तरीके से अमीर बनेंगे, हम फेमस हो जाएंगे। फिर जजमेंट इन्वॉल्व विद स्कीम्स इन विच जॉब फाइनेंशियल और मैरिज इज़ डिस्ट्रॉयड। क्या होता है इन लोगों को, ये इनकी जो जजमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, चीज़ों को सही तरीके से जज नहीं कर पाते हैं और इनके जहन में बहुत सारे स्कीम्स होते हैं। स्कीम्स कहते हैं कि इनके जहन में बहुत सारे
मनी मेकिंग के लिए आइडियाज़ डेवलप होते हैं, और भी बहुत सारे आइडियाज़ इनके जहन में आते हैं, जिनकी वजह से इनकी जॉब, इनकी फाइनेंशियल स्टेटस और इनकी जो मैरिज लाइफ होती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चीज़ों को पूरी जजमेंट होती है, जज सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, और इनके जहन में हर एक चीज़ से रिलेटेड डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं। उनकी वजह से इनको जॉब के साइड में भी, फाइनेंशियली भी, और अपनी जो मैरिज लाइफ होती है तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इनकी ये सारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। हाई डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द रिच एंड फेमस वर्ल्ड वाइड फ़ोन कॉल्स, और इनकी ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं कि किस तरीके से हम अमीर होंगे, किस तरीके से हम फेमस होंगे, इसीलिए वर्ल्ड वाइड फ़ोन कॉल्स ये करते हैं। इसके अलावा लिखा है डिक्रीज्ड अटेंशन स्पेन, ओवर एक्टिव, इनकी जो अटेंशन स्पेन होती हैं वो भी कम हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हैं, एनर्जाइज्ड होते हैं, बहुत सारे काम करते रहते हैं एक ही वक्त में। बिजीली प्री ऑक्युपाइड विद ग्रैंडियोस प्लान्स, नो डिल्यूजन्स, गोस फ्रॉम वन एक्शन टू द नेक्स्ट। क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा बिजीली प्रीऑक्युपाइड होते हैं। प्रीऑक्युपाइड स्टूडेंट्स कहते हैं उस चीज़ को कि आप किसी चीज़ के बारे में अगर बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, उसी चीज़ को सोचते रहते हैं, तो इसको कहा जाता है प्रीऑक्युपाइड। तो इनके ग्रैंडियोस प्लान्स होते हैं, उन ग्रैंडियोस प्लानिंग्स के बारे में ये बार बार सोचते रहते हैं, इनके ख़यालात उन प्लान्स से निकलते ही नहीं हैं। ये प्लान्स होते हैं, डिल्यूजन्स नहीं होते हैं। एक होते हैं ग्रैंडियोस डिल्यूजन। ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स हमारे वो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा जो है उसको अगर ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स हो रहे हैं तो उसके अंदर उसको बेबुनियाद बिलीव्स, स्पेशल पावर के, वेल्थी होने के, डिफरेंट मिशन, डिफरेंट आइडियाज़ के उसके जहन में होते होंगे, तो उसको हम कहते हैं ग्रैंडियोस डिल्यूजन। और यहाँ पे ये डिफरेंट प्लान बनाते हैं और उन प्लान को ये एक्शन टू एक्शन फॉलो करते हैं कि हम ये काम करेंगे, इसके बाद हम ये काम करेंगे, उसके बाद हमारा ये काम होगा। इस तरह ये वन एक्शन टू द नेक्स्ट जो है ये प्लान्स बना रहे होते हैं। इसके अलावा इंक्रीज सेक्सुअल एपिटाइट, सेक्सुअली इररिस्पॉन्सिबल एंड इनडिस्क्रीट, illegitimate pregnancies, increased incidences of venereal diseases, sex used for escape not for relating। सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इनकी सेक्सुअल एपिटाइट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, साथ में इनकी सेक्सुअली इररिस्पॉन्सिबल और ये इनडिस्क्रीट, यानी स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि नॉर्मली जो लविंग रिलेशनशिप्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक हस्बैंड वाइफ की हम बात करें तो उनमें जो भी रिलेशनशिप होता है तो उनकी एक दूसरे के लिए इमोशंस होते हैं, और उन इमोशंस के बेस पे उनका आपस में रिलेशनशिप होता है। लेकिन यहाँ पे इन पेशेंट्स के अंदर हाइपोमेनिया में एक दूसरे के लिए, पार्टनर्स की आपस में एक दूसरे के लिए कोई उनकी आपस में ऑनेस्ट रिलेशनशिप नहीं होती, उनकी आपस में कोई इमोशंस एक दूसरे के लिए नहीं होते, बल्कि वो जो कुछ भी करते हैं अपने बेनिफिट को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं, अपनी बेनिफिट के लिए करते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि ये सेक्सुअली इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इनडिस्क्रीट होने का मतलब ये है कि ये सेक्सुअल रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें जो कि नॉर्मली लोगों के सामने नहीं की जा सकती, तो ऐसी बातें ये कर देते हैं, उस चीज़ की इनमें समझ नहीं होती। इसी वजह से इलीजिटिमेट प्रेगनेंसीज होते हैं। इलीजिटिमेट मीन्स के नाजायज़। इंक्रीज्ड इंसिडेंसेस ऑफ विनरल डिजीज़, विनरल डिजीज़ कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के इंसिडेंस ज़्यादा होती हैं। और यहाँ पे लिखा है कि सेक्स यूज़ फॉर एस्केप नॉट फॉर रिलेटिंग, यानी आपस में इनकी जो रिलेशनशिप होती है उसमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं, कोई रिलेशनशिप को कायम करने के लिए ये सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रखते हैं, बल्कि एस्केप के लिए रखते हैं। एस्केप का मतलब है अपने बेनिफिट के लिए रखते हैं। वोरेशियस एपिटाइट, ग्लोबल्स फूड, ईट ऑन द रन, इसका मतलब ये है कि वोरेशियस एपिटाइट का मतलब है कि इनको ह्यूज एपिटाइट होती है, बहुत ज़्यादा भूख इनको लगती है, इसी वजह से ये फूड को ग्लोबल करती है। ग्लोबल का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये खुराक खाती है, ईगरली। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो इनको इंटेंसिटी से भूख लगती है, इसी वजह से ईगरली ये खुराक खाते हैं। ईट्स ऑन द रन, जैसे जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से खाना खाते हैं। मे गो विदाउट स्लीपिंग अनअवेयर ऑफ फटीग, ये इनको नींद की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने कई दिनों तक अपने काम जारी रखते हैं, इतने ज़्यादा ये सोते नहीं हैं और फटीग को ये फील नहीं करते, इनको थकावट नहीं होती।
Financially extravagant buying caprice gives money and give freely goes into debt easily। अब देखिए कि ये फाइनेंशियली एक्स्ट्रावेजेंट होते हैं। फाइनेंशियली एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली जो है अपने पैसे खर्च करते हैं। सेपरीज का मतलब ये है कि ये जो भी चीज़ें ख़रीदते हैं तो वो एक सेंसलेस बिहेवियर में ये करते हैं। मतलब कि एक सेंसलेस बिहेवियर मीन्स कि एक फुलिश बिहेवियर, यानी बेवकूफ़ाना ये चीज़ें जो है वो ख़रीदते हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती ऐसी चीज़ें ख़रीदते हैं। और लोगों को पैसे भी और गिफ्ट भी फ्री में दे देते हैं। और जब भी कभी जो है किसी चीज़ के बारे में डेप्थ में पढ़ने की बात आ जाए, कोई भी चीज़ जो है इनके सामने रखी जाए तो उनमें इजीली डेप्थ में चले जाते हैं। Wears extravagant often inappropriate clothes and jewelry। extravagant clothes और ज्वेलरी भी पहनते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा फैंसीफुल। extravagant को हम फैंसीफुल भी कह सकते हैं। ऐसे कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरी यूज़ करते हैं। और inappropriate क्लॉथ और ज्वेलरी होती है। inappropriate क्लॉथ का मतलब ये है कि सर्दियों का मौसम है और इन लोगों ने जो है सिर्फ एक शर्ट पहनी हुई है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है और उसमें इन लोगों ने दो दो तीन तीन कोट स्वेटर पहने हुए हैं, तो इसको कहते हैं इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग। और इनअप्रोप्रिएट ज्वेलरी का मतलब ये है कि कोई जगह जो है वो गम की जगह है तो वहाँ पे ये ज्वेलरी वगैरह पहन के चले जाते हैं, तो इन चीज़ों की इनको समझ नहीं होती। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये हमने हाइपोमेनिया के लिए डिस्कस किया। अब देखें मेनिया की असेसमेंट कैसे होती हैं, कौन से ऐसे कंडीशंस होंगे कि जिसके अंदर हम पहचान जाएंगे कि ये पेशेंट मेनिया की हालत में है। तो सबसे पहले ये कि उनकी लेबाइल मूड्स होंगे, मूड बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज होती जाएगी, उसको देख के हम पहचान जाएंगे। इसके अलावा इनअप्रोप्रिएट एंड इंट्रूसिव बिहेवियर, इनका बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट भी होगा, यानी जो कुछ हालात चल रही होगी उसके मुताबिक इनकी बिहेवियर नहीं होगी, उस हालात के अपोजिट होगी। और इंट्रूसिव होगी। इंट्रूसिव बिहेवियर उस बिहेवियर को कहते हैं कि जिसमें लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, उनकी प्राइवेसी में इंटरफेयर कर देते हैं, उनकी अनवांटेडली वो उनको नहीं बुलाते हैं, वो उनको वेलकम नहीं करते हैं, वो ये ख़ुद से जाके उनके हर एक चीज़ में जो है वो दखल अंदाजी करते हैं, तो इसको इंट्रूसिव बिहेवियर कहा जाता है। स्पीच प्रोफेन एंड क्रूड सेक्सुअल रिमार्क्स, क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोफेनली स्पीच करते हैं। प्रोफेन स्पीच का मतलब है कि डीपली ऑफेंसिव स्पीच। ऑफेंसिव स्पीच कहते हैं कि उस स्पीच को कि जिसमें रिस्पेक्ट ना हो, लेक ऑफ रिस्पेक्ट जिस स्पीच में हो, तो उसको हम कहते हैं ऑफेंसिव स्पीच, या फिर इसको हम कहते हैं स्पीच प्रोफेन। और क्रूड सेक्सुअल रिमार्क्स इनके होते हैं, यानी क्रूड सेक्सुअल रिमार्क्स कहते हैं अनरिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट होती है किसी भी पर्सन के सेक्स के बारे में, तो उसको हम कहते हैं क्रूड सेक्सुअल रिमार्क, या फिर इसको हम अनरिस्पेक्टफुल सेक्सुअल रिमार्क भी कह सकते हैं। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होती हैं। मे हैव क्लेंज एसोसिएशन, साथ में क्लेंज एसोसिएशन भी हो सकती है। क्लेंज एसोसिएशन कहते हैं कि बातों को हम अनरीजनेबली, जब एक अल्फाज को दूसरे अल्फाज से जोड़ते हैं, बाई साउंड जब हम जोड़ते हैं, कोई उनकी मीनिंग एज सच एक दूसरे के जैसे नहीं होती, लेकिन साउंड हम एक दूसरे के जैसे अल्फाज जो जिनकी साउंड एक दूसरे से मिलती है तो उनको एक साथ करके हम बोल रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं क्लेंज एसोसिएशन। तो इनमें जो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होती हैं उसके साथ साथ ये क्लेंज एसोसिएशन भी कर रहे होते हैं। Good humor turns into rage and hostility, especially when not getting his way or control are set। क्या होता है कि अच्छा खासा मजाक कर रहे होते हैं, उस दौरान उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और हॉस्टिलिटी शो करते हैं। हॉस्टिलिटी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है अनफ्रेंडलीनेस शो करते हैं, चीज़ों को पसंद नहीं करते, लोगों को नहीं पसंद करते, अपने इर्द गिर्द चीज़ों को नहीं पसंद करते, अनफ्रेंडली शो होते हैं, तो इसको हॉस्टिलिटी कहा जाता है। और ये कब होता है, वो जिस तरीके से कोई काम कर रहे होते हैं या कोई बात कर रहे होते हैं, अगर वो अपनी बात उस तरीके से ना कर सके, कोई रुकावट उनके सामने आए या उनके लिए कोई कंट्रोल अगर सेट कर दी जाए, तो उस टाइम वो अच्छे खासे मजाक कर रहे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंटेंस एंगर में, रेज में वो कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा फिर गुस्सा कर लेते हैं।
क्विक शिफ्ट इन मूड्स हॉस्टाइल टू डोसिलिटी, और इनकी इन मूड्स में बहुत ज़्यादा क्विक शिफ्ट होती हैं। अभी हॉस्टाइल थे, हॉस्टाइल मीन्स के बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली शो कर रहे थे, अभी उस हॉस्टाइल से भी शिफ्ट होके डोसिलिटी पे चला जाता है। डोसिलिटी कहते हैं नरमी को, बीइंग क्वाइट होने को, कि अभी बहुत बहुत गुस्से में थे तो जल्दी से फिर क्वाइट भी हो जाते हैं, जल्दी से वो गुस्सा फिर ख़त्म भी हो जाता है। ग्रेंडियोस डिल्यूजन्स होते हैं इसके अंदर। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स के हाइपोमेनिया में हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे ग्रेंडियोस प्लानिंग्स होते थे, लेकिन यहाँ पे मेनिया के अंदर ग्रेंडियोस डिल्यूजन्स होते हैं। यानी ग्रेंडियोस डिल्यूजन्स कहते हैं अनफाउंडेड बिलीव्स को। अनफाउंडेड बिलीव्स मीन्स बेबुनियाद बिलीव्स को। वो बिलीव्स कौन कौन से होंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनको ऐसा लगेगा कि उनमें कोई स्पेशल पावर है, उनको ऐसा लगेगा कि उनकी वेल्थ, उनकी दौलत इतनी है कि दुनिया में किसी की इतनी नहीं है, उनको ऐसा लगेगा कि हम किसी ख़ास मिशन के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं, हमारी कोई ख़ास आइडेंटिटी है जो कि दूसरों की नहीं है, तो इनको कहा जाता है ग्रेंडियोस डिल्यूजन्स। जजमेंट एक्सट्रीमली पुअर, देखिए यहाँ पे भी मेनिया के अंदर भी जजमेंट जो है वो एक्सट्रीमली पुअर होती हैं। डिक्रीज्ड अटेंशन स्पेन एंड डिस्ट्रक्टिबिलिटी इंटेंसिफाई, इनकी अटेंशन स्पेन कम होती है और डिस्ट्रक्टिबिलिटी दिन ब दिन जो है वो इंटेंसिफाई होती जाती हैं, ज़्यादा होती जाती हैं। यानी चीज़ों पे इनका फोकस नहीं होता, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। रेस्टलेस, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड chaotic क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं, डिसऑर्गेनाइज होते हैं, इनकी मूड जो है वो बेतरतीब होती हैं, कोई भी इनके काम भी जो है वो बिल्कुल बेतरतीब होते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं होते, और chaotic होते हैं। chaotic कहते हैं स्टूडेंट्स के अफरा तफरी की हालत में होते हैं। chaotic या chaotic जो भी आप प्रोनाउंस करें, तो ये अफरा तफरी को कहते हैं। यानी एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें बंदा कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड होता है, तो इस स्टेट को हम chaotic कहते हैं। तो ये बेचैन होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और बहुत ज़्यादा अफरा तफरी की सूरत हाल में होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। बिहेवियर डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, फ्रिक्वेंट आउटब्रस्ट एंड ब्रीफली एजाल्ट्यू व्हेन क्रॉस्ड, और इनकी बिहेवियर जो है वो कंट्रोल करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फ्रिक्वेंट आउटब्रस्ट होती हैं, आउटब्रस्ट कहते हैं इनका गुस्सा जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है जल्दी जल्दी, और साथ में ऐसा भी हो सकता है कि अगर आउटब्रस्ट जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाए, क्रॉस कर ले लिमिट को, तो उस टाइम एजाल्ट्यू बिहेवियर भी ये शो करते हैं। एजाल्ट्यू बिहेवियर मीन्स के फिज़िकल हार्म भी ये कर सकते हैं, फिज़िकल हार्म करने की भी कोशिश करते हैं, या तो ख़ुद को या फिर दूसरों को। टू बिज़ी फॉर सेक्स, इनकी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एपिटाइट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। नो टाइम टू ईट और स्लीप, इनके लिए ख़ुद को ना तो खाने का टाइम देते हैं ना तो सोने का टाइम देते हैं, इसीलिए ये हाईली एनर्जाइज्ड होते हैं, लेकिन न्यूट्रिशंस की कमी होती है इनमें हमेशा, क्योंकि ये खाना नहीं खाते, एनर्जाइज्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बग़ैर खाने के और बग़ैर स्लीप के। टू डिस्ट्रैक्टेड एंड डिसऑर्गेनाइज, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, चीज़ों पे इनका बिल्कुल फोकस नहीं हो पाता, और डिसऑर्गेनाइज होते हैं, इनकी हर एक चीज़ जो है वो बेतरतीब होती है। सीवियर हाइपर एक्टिव एंड रेस्टलेस, बेचैन भी होते हैं और सीवियर हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत सारे कामों में मशगूल हो जाते हैं और किसी एक को भी पूरा नहीं कर पाते। कैन रिजल्ट इन एग्जॉस्शन एंड डेथ, और इनकी ये जो हाइपर एक्टिवनेस और रेस्टलेसनेस होती है, इसकी वजह से इनको एग्जॉस्शन हो जाती हैं और डेथ भी काज हो सकती हैं। सेम एज हाइपोमेनिक विद फाइनेंसिस बट एक्सट्रीम, जैसे हाइपोमेनिया के अंदर फाइनेंसिस में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली एक्स्ट्रावेजेंट होते हैं, पैसे इधर उधर उड़ाते रहते हैं, यहाँ भी ऐसा ही होता है, लेकिन मज़ीद ज़्यादा, यानी हाइपोमेनिया के अंदर इतना ज़्यादा वो एक्स्ट्रावेजेंट नहीं होते, लेकिन यहाँ पे मेनिया के अंदर वो हाईली एक्स्ट्रावेजेंट होते हैं फाइनेंशियली। असेसमेंट डिप्रेस्ड, अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात आ गई असेसमेंट डिप्रेस्ड की, कि डिप्रेस्ड मूड के अंदर हम किस तरीके से असेसमेंट करेंगे। Symptoms for the depressed cycle of bipolar disorder, depressed are the same as the symptoms of major depression। यहाँ पे bipolar disorder के अंदर जो depressed cycle के लिए symptoms दी गई हैं वो major depression के symptoms ही होते हैं, कोई और symptoms नहीं है। major depression के अंदर जो भी symptoms होते हैं वही symptoms यहाँ पे bipolar disorder के अंदर depressed cycle के लिए यूज़ होते हैं। तो वो कौन कौन से symptoms थे आप लोगों को याद होंगे स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को डिप्रेशन जब मैं पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि
जब भी डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन के अंदर सबसे मेजर जो इसके सिम्टम्स होते हैं तो वो ये है कि बंदा बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग करता है, फीलिंग सैड। और दूसरा ये कि उसको एनहिडोनिया होता है। एनहिडोनिया मींस के जो प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ थे उसमें अब उसको खुशी नहीं होती, बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ुद को इम्प्टी फीलिंग उसकी होती है, खालीपन वो उसके सोच में होती है ख़ुद के लिए, एक्सेसिव गिल्ट में होता है, होपलेस होता है, हेल्पलेस ख़ुद को तस्वुर करता है और सुसाइडियल आइडिएशन उसको होते हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये यहाँ पे डिप्रेस साइकिल के लिए भी अप्लाई होते हैं, यहाँ भी इसी तरह होता है। द डिफरेंस इज़ देयर द बाइपोलर पेशेंट हैज़ द हिस्ट्री ऑफ एटलीस्ट वन मैनिक एपिसोड। और डिफरेंस क्या है डिप्रेशन और ये बाइपोलर वाले डिप्रेस साइकिल में, कि बाइपोलर डिप्रेस्ड के अंदर एक मैनिक एपिसोड ज़रूर होता है, एटलीस्ट एक ज़रूर होता है। तो यही डिफरेंस है, बाकी सिम्टम्स जो है वही है जो कि मेजर डिप्रेशन के अंदर होती थी। अच्छा स्टूडेंट, अब नर्सिंग डायग्नोसिस की बात आ गई कि नर्सिंग डायग्नोसिस आप क्या क्या लिख सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर है और उसके लिए आपने हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखनी है तो आप लिख सकते हैं रिस्क फॉर अदर डायरेक्टेड वायलेंस, रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस, कि ख़ुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इस रिस्क पे है, या दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इंजरी उसको हो सकती है, इस रिस्क पे है, उसके थॉट प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, उसकी न्यूट्रिशन जो है वो इम्बैलेंस हो चुकी है, जितना उसको रिक्वायर है उससे लेस देन है, उसकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गई है, सेल्फ केयर डिफिसिट उसको है, ख़ुद का ख्याल नहीं कर पा रहा, और उसको इम्पेयर सोशल इंटरेक्शन है, सोशली वो आइसोलेट हो चुका है। और ये सोशल आइसोलेशन, इम्पेयर सोशल इंटरेक्शन जो है ये डिप्रेस्ड मूड के लिए, जब डिप्रेस्ड मूड होती है तो उसमें इम्पेयर सोशल इंटरेक्शन होती है। लेकिन जब मेनिया या हाइपोमेनिया होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा बंदा जो है वो सोशल बन जाता है। गोल्स क्या होंगे हेल्थ प्रोफेशनल्स के हाइपोमेनिया के अंदर ये गोल्स होंगे कि दे क्लाइंट एक्सहिबिट नो एविडेंस ऑफ फिजिकल इंजरी, के इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पेशेंट कोई ख़ुद को वो जो है कोई फ़िज़िकल इंजरी ना पहुंचाए, उसमें कोई हमें ये एविडेंस ना मिले कि उसने ख़ुद को फ़िज़िकल इंजरी पहुंचाई है। हैज़ नॉट हार्म्ड सेल्फ और अदर्स, ख़ुद को ना नुकसान पहुंचाए ना दूसरों को नुकसान पहुंचाए। इज़ नो लॉन्गर एग्जिबिटिंग साइंस ऑफ फिज़िकल एजाइटेशन, उसमें जो है हमने इतनी कोशिश करनी है कि जो फिज़िकल एजाइटेशन की उसके जो साइंस थे वो हमने ख़त्म करवाने हैं। ईट्स ए वेल बैलेंस्ड डाइट एंड स्नैक्स टू प्रिवेंट वेट लॉस एंड मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस, हमने इस बात की यकीन दहानी करानी है कि पेशेंट जो है वो ये सीख जाए कि वेल बैलेंस्ड डाइट वो यूज़ करे, स्नैक भी यूज़ करे, ताकि उसकी वेट लॉस ना हो और उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा वर्बलाइज एंड एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को सही तरीके से वो इंटरप्रीट कर सके, उसको पहचान सके, उसकी तशरीह कर सके और वर्बलाइज कर सके, दूसरों को बता सके अपने एनवायरनमेंट के बारे में सही तरीके से। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन बिहेवियर्स, अपने बिहेवियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करे, कोई काम उसने गलत की तो ये माने कि ये मैंने गलत की है, तो तब जाके वो थोड़ा बेहतर है ना, उसकी हालत थोड़ी बेहतरी की तरफ है। तो इसीलिए इन चीज़ों को हमने यकीन दहानी करानी है, यकीनी बनानी है। डज़ नॉट मैनिपुलेट अदर्स फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ ओन नीड्स, कोशिश करिए कि उसको इस तरीके से सिखाए उसको कि वो किसी दूसरे को अपने नीड्स के ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने नीड्स को पूरा करने के लिए किसी दूसरे लोगों को वो मैनिपुलेट ना करे। मैनिपुलेट कहते हैं उसको कि जब लोगों को जब हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको मैनिपुलेट कहा जाता है। मैनिपुलेटिव बिहेवियर से ये बात निकली हुई है। मैनिपुलेटिव बिहेवियर उन लोगों के बिहेवियर को हम कहते हैं कि जिसमें वो अपने फ़ायदे के लिए लोगों को यूज़ करते हैं। इंटरेक्ट अप्रोप्रिएटली विद अदर्स, और हमारी ये कोशिश होती है कि वो दूसरों को मैनिपुलेट ना करे, अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए किसी दूसरे को इस्तेमाल ना करे, और दूसरी ये कि वो दूसरे लोगों के साथ, अपनी सोसाइटी के, अपने फैमिली के, उसके साथ इंटरेक्शन सही तरीके से कर ले, अप्रोप्रिएटली कर ले, ये हमारा एक गोल होता है।
अच्छा स्टूडेंट्स, बाइपोलर डिसऑर्डर नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट आ रहा है तो ट्रीटमेंट हमने थोड़ा डिटेल से डिस्कस करनी है। इसमें लिथियम की कॉन्सेप्ट है तो ये थोड़ा डिटेल से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। इसीलिए यहाँ पे आज के लिए मैं इतना ही काफ़ी है, मैं यहाँ पे स्टॉप कर लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को इंटरवेंशंस पढ़ाऊँगी। मैंने आप लोगों के लेक्चर्स 20 से रेगुलरली स्टार्ट करने थे, मेरी पूरी कोशिश थी, लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने इसके पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिए थे तो उसके बाद मुझे फ्लू हुआ था। उस वजह से गला मेरा ख़राब था तो मैं लेक्चर नहीं बना पा रही थी, गला ख़राब होने की वजह से। तो आज जब मेरा गला ठीक हो गया है तो मैंने इसका पार्ट 3 बना दिया है। आज से इंशाल्लाह आप लोगों को रेगुलरली लेक्चर्स मिलेंगे और आपका कोर्स में कोशिश करूँगी कि वक्त के साथ साथ पूरा कर सको। तो अगर आप लोगों को आज के इस लेक्चर में कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका पार्ट 4 जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा, वो जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।